हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच के बारे में। दिस इज़ द फोर्थ अप्रोच इन द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज चैप्टर। इस अप्रोच को हम दो डिफरेंट एजम्पशंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पहली एजम्पशन है व्हेन द टैक्सेस आर इग्नोर्ड एंड द सेकंड एजम्पशन इज़ व्हेन द टैक्सेस आर कंसिडर्ड। पहली एजम्पशन क्या कहती है कि कंपनी को कोई कॉरपोरेट टैक्सेस की पेमेंट नहीं करनी है। मतलब अगर कोई टैक्सेस की पेमेंट ही नहीं करनी है तो कोई कंपनी को एडिशनल एडवांटेज नहीं है एज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस डेट के थ्रू पैसा रेज करने का। ठीक है, बट अगर टैक्सेस की पेमेंट करनी है तो इसका मतलब है इस वाली एजम्पशन में कंपनी को बेनिफिट मिलेगा अगर वो क्या करती है, डेट प्रोपोर्शन से जो है क्या करती है, पैसा रेस करती है ज़्यादा। बट इसमें उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट इसमें कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि टैक्सेस कंपनी को पे करने हैं और जब टैक्सेस की पेमेंट करनी होगी तो जितना ज़्यादा डेट प्रोपोर्शन से पैसा उठाया होगा उस पर जो इंटरेस्ट की पेमेंट होगी वो कंपनी को एज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस मिल जाएगा और कंपनी की जो टैक्सेस की पेमेंट है वो कम हो जाएगी। और इक्विटी के केस में, क्योंकि आपको पता है डिविडेंड पर हमें कोई एज अ डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं अलाउड है, पर इंटरेस्ट अलाउड है ऑन द डेट्स। ये मैं पॉइंट बहुत बार क्लियर कर चुकी हूँ, नहीं क्लियर है आपको सो प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियोस जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं। इंटरेस्ट ऑन द डेट हमारा एक टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है, बट जो हम डिविडेंड पेमेंट करते हैं इक्विटी कैपिटल पर वो एक टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं होता। और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये बात कह रही हूँ कि जब कंपनी टैक्सेस की पेमेंट नहीं कर रही है, व्हेन द टैक्सेस आर इग्नोर्ड, तो उस केस में कंपनी की जो डेट टू इक्विटी की रेशो है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कंपनी के मार्केट वैल्यू पर या कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। बट अगर कंपनी टैक्सेस की पेमेंट कर रही है व्हेन द टैक्सेस आर कंसिडर्ड, तो इस एजम्पशन में हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी की जो डेट टू इक्विटी की रेशो है उसका इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर भी और कंपनी की वैल्यू पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दो डिफरेंट एजम्पशंस है। पहली एजम्पशन वही कि टैक्सेस कंसिडर्ड नहीं किए गए हैं, दैट देर आर नो कॉरपोरेट टैक्सेस। तो इस अप्रोच में इस एजम्पशन के अलावा हमने कौन कौन सी एजम्पशंस को कंसिडर किया है वो एजम्पशंस भी पहले देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस अप्रोच में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी हैं। तो इसमें जो एजम्पशंस ली गई हैं, सबसे पहली एजम्पशन यहाँ पर लिखी है दैट सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड इन अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। कि जो सिक्योरिटीज़ है वो किस मार्केट में ट्रेड हो रही है? एक परफेक्ट कैपिटल मार्केट। परफेक्ट कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जहां पर इन्वेस्टर्स को पूरा फ्रीडम होता है, वो सिक्योरिटीज़ को अपनी मर्जी से बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। जो कॉस्ट है बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज़, वो कोई कॉस्ट वहां पर नहीं होती है, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो इंफॉर्मेशन है अबाउट द मार्केट वो हर इन्वेस्टर के पास अवेलेबल है और इन्वेस्टर्स जो हैं बहुत ही रैशनली बिहेव करते हैं। तो ये हमारी कुछ एजम्पशंस हैं। सेकेंड एजम्पशन क्या है? दैट डिविडेंड पे आउट रेशो इज़ 100%। कि कंपनी की जितनी भी अर्निंग्स होती हैं आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्सेस, मेकिंग ऑल द इंटरेस्ट पेमेंट्स टू द डेट होल्डर्स, जो कंपनी का बचा हुआ पैसा होता है वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कंपनी अपने पास एज ए रिटेन्ड अर्निंग कुछ नहीं रखती है। थर्ड एजम्पशन है कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी एजम्पशन है दैट देयर आर नो कॉरपोरेट टैक्सेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली जो हम कंसिड्रेशन रखेंगे और वो क्या है कि कॉरपोरेट टैक्सेस नहीं है, बट हम एक दूसरे व्यू पॉइंट से भी इस थ्योरी को कंसिडर करेंगे जो कि है कि जब हमारे कॉरपोरेट टैक्सेस होंगे। तो इस एजम्पशन को हमने बाद में विड्रॉ कर लिया था। फिफ्थ हमारी जो एजम्पशन है वो क्या है? ऑल द इन्वेस्टर्स हैव सेम एक्सपेक्टेशंस अबाउट द नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द फर्म। कि सारे इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशन है अबाउट द फर्म इनकम सेम है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली एजम्पशन कि कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से लोअर है। उसके बाद
ये एक सेकंड एजम्पशन है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस को हमने कंसिडर नहीं किया है, बट बाद में ये एजम्पशन हमने विड्रॉ कर ली है। तीसरा मेजर एजम्पशन जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जो सिक्योरिटीज़ हैं वो ट्रेड हो रही हैं एक परफेक्ट कैपिटल मार्केट में, कि सभी इन्वेस्टर्स के पास ये फ्रीडम है कि वो अपना रैशनली खुद डिसीजन ले सकते हैं उन्हें कब सिक्योरिटी को अपनी बेचना है, कब सिक्योरिटी को बाय करना है। ठीक है, उनको कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही है क्योंकि कॉस्ट कोई इन्वॉल्व है ही नहीं इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ देयर सिक्योरिटीज़। ठीक है, और एक लास्ट एजम्पशन जो और हमने पढ़ी थी वो ये थी दैट द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज़ 100%, ऑल द अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस थी। अब हमारा जो पहला व्यू पॉइंट था कि टैक्सेस की जो पेमेंट है वो इग्नोर की जा रही है। व्हेन द टैक्सेस आर इग्नोर्ड, कि टैक्सेस जो है नहीं पे कर रही है कंपनी, तो उस केस में कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होगा ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो उस वाले व्यू पॉइंट में कोई भी इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। The Modigliani-Miller approach is similar to the net operating income approach when taxes are ignored। जब हम फर्स्ट व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग टैक्सेस आर इग्नोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम इस थ्योरी को इस अप्रोच को समझेंगे तो हमें इस अप्रोच में और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों में ही यही प्रपोज किया गया है कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कंपनी की वैल्यू पर या कंपनी ने जो फंड्स रेज किए हैं उसकी कॉस्ट पर। ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? रीज़न यही है कि जैसे जैसे कंपनी डेट कैपिटल का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ करेगी अपनी टोटल कैपिटल में, वैसे वैसे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज़ होती रहेगी, और कंपनी को जो भी एडवांटेज मिल रहा था लोअर कॉस्ट ऑफ डेट से वो कम्प्लीटली ऑफसेट हो जाएगा इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। कैसे? क्योंकि जब कंपनी ज़्यादा पैसा रेस करेगी डेट कैपिटल से तो जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो हायर रिस्क एज्यूम करेंगे एक ऐसी फर्म में पैसा इन्वेस्ट करते टाइम पर जहां पर डेट प्रोपोर्शंस के थ्रू बहुत ज़्यादा एक फर्म ने पैसा रेस कर रखा है। डेट कैपिटल एक बहुत ही रिस्की कैपिटल होती है क्योंकि डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट की पेमेंट करना कंपनी के ऊपर एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन होती है, उन्हें पे करना ही करना है। कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किए हैं नहीं किए हैं डजेंट मैटर, अगर कंपनी ने डेट कैपिटल से अपना पैसा रेस कर रखा है तो कंपनी को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, और इसीलिए डेट हमारे जो हैं काफ़ी रिस्की सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। और अगर एक किसी कंपनी में डेट प्रोपोर्शन ज़्यादा पाया जाता है तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स ये एज्यूम करते हैं कि उन्हें हायर रिटर्न मिले एक ऐसी रिस्क इन्वायरमेंट में पैसा इन्वेस्ट करते टाइम पर। सो इसीलिए यही रीज़न है कि अगर कंपनी डेट प्रोपोर्शन से पैसा ज़्यादा रेस करेगी, अपना डेट टू इक्विटी का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ करेगी, तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो हमें इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो डिसएडवांटेज मिला वो कम्प्लीटली ऑफसेट हो जाएगा बाय द एडवांटेज ऑफ रेजिंग द फंड्स फ्रॉम द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट इज़ डेट। ठीक है, तो ये थी हमारी मोदिग्लानी मिलर अप्रोच की फर्स्ट सिनेरियो के अकॉर्डिंग कि क्या इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, और इस थ्योरी ने ये भी सपोर्ट किया है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद कॉस्ट ऑफ डेट भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आपको दिख ही रही है इंक्रीज़ होती जब डेट प्रोपोर्शन इंक्रीज़ हो रहा है, बट एक सर्टेन लिमिट के बाद जो हमारे डेट होल्डर्स हैं वो भी हायर रिस्क एज्यूम करना शुरू कर देंगे, और वो भी चाहेंगे कि इतनी रिस्की फर्म में जहाँ पर इतना ज़्यादा डेट प्रोपोर्शन से पैसा रेस किया हुआ है वहाँ पर अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें भी हायर रिटर्न मिले। ठीक है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिटर्न मिले, तो उस टाइम पर हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉल होगी और डेट इंक्रीज़ होगी, तो अगेन हमारा जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट आ जाएगी, क्योंकि अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो एडवांटेज है वो कम्प्लीटली ऑफसेट हो जाएगा, क्योंकि एक इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा डिक्रीज़, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हमारा कोई भी एडवांटेज हमें देखने को नहीं मिलेगा ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म और
और ऑन द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं डायग्राम में भी आप देख सकते हो, यही शो कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कांस्टेंट रहेगी एट ऑल द डिग्री ऑफ द लेवरेज, कि कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी, चाहे आप डेट टू इक्विटी का प्रोपोर्शन जितना मर्जी कम ज़्यादा कर लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग वेयर द टैक्सेस आर इग्नोर्ड, टैक्सेस की पेमेंट कंपनी नहीं कर रही है। उस व्यू पॉइंट में ये एजम्पशंस के अकॉर्डिंग हमारा ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। इस थ्योरी ने यहाँ पर रीज़न भी बताया है, एक जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड की है, किसके लिए, कि वाई देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ अ चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म, कि हम जो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट हमें देखने को क्यों नहीं मिल रहा है ऑन द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एंड ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो उन्होंने कहा जो रीज़न है वो लाई करता है इन दी आर्बिट्रेज प्रोसेस में। सो ये आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है ये भी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आर्बिट्रेज प्रोसेस इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दोज सिक्योरिटीज विच आर आउट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द कैपिटल मार्केट। इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस इन द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज़। वो कह रहे हैं जब तक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा कैपिटल मार्केट में तब तक बाइंग एंड सेलिंग जो है सिक्योरिटीज़ का चलता रहेगा। ये आर्बिट्रेज प्रोसेस कहती है। इट इन्वॉल्व्स बाइंग ऑफ द सिक्योरिटीज़ विच आर अंडर वैल्यूड एंड सेलिंग ऑफ दोज सिक्योरिटीज़ विच आर ओवर वैल्यूड, कि उन सिक्योरिटीज़ को खरीदा जाएगा जिनका प्राइस कम है और उन सिक्योरिटीज़ को बेचा जाएगा जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ को ज़्यादा खरीदा जाएगा तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज़ होगी। जब हर कोई चाहेगा मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, क्योंकि सस्ते प्राइस में मिल रहा है, तो डिमांड जो है बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस अपने आप ऊपर चला जाएगा। और उसका अपोजिट क्या है, सेलिंग ऑफ ओवर वैल्यूड सिक्योरिटीज़। जब सिक्योरिटीज़ बहुत ही हाई वैल्यूड हैं और उनको बेचकर आप हाई अमाउंट ऑफ रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं, तो हर कोई चाहेगा कि मैं अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचकर पैसा अर्न करूं। तो इस तरह से जब सेलिंग होगी ओवर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ की तो जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब सप्लाई ज़्यादा होगी और ख़रीदने वाले लोग कम होंगे तो जो प्राइजेज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डाउन आ जाएंगे। तो इस तरह से जब बाइंग एंड सेलिंग चलती रहेगी तो क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा कि सारी सिक्योरिटीज़ का प्राइस जो है बैलेंस्ड होगा, ना कोई ओवर वैल्यूड होगी और ना ही कोई अंडर वैल्यूड होगी। तो ये है हमारी आर्बिट्रेज प्रोसेस। जैसा कि यहाँ भी लिखा है कि ये जो बाइंग एंड सेलिंग है सिक्योरिटीज़ का, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम ना इस्टेब्लिश हो जाए, बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्राइसेस ऑफ टू फर्म्स विच आर सिमिलर इन ऑल द रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट दैट वन इज़ अ कम्प्लीटली डेट फर्म एंड अनदर वन इज़ एन ऑल इक्विटी फर्म। क्या कह रहे हैं कि ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ चलता रहेगा जब तक कि बैलेंस नहीं बन जाएगा इन द सिक्योरिटी प्राइजेज ऑफ टू डिफरेंट फर्म्स। वो हर एस्पेक्ट में सेम है वो दो फर्म्स अपने आप में, सिर्फ उनमें क्या चेंज है कि एक कंप्लीट डेट फर्म है जिसने सारा पैसा डेट कैपिटल से रेज कर रखा है और दूसरी एक इक्विटी फर्म है जिसने सारा पैसा इक्विटी कैपिटल से रेज कर रखा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास आर्बिट्रेज प्रोसेस जो कि एक्सप्लेन करता है वाई कि हमारा जो है कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस होने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल अगर टैक्सेस की पेमेंट कंपनी नहीं कर रही है। अब दूसरा व्यू पॉइंट हम पढ़ेंगे जहाँ पर ये एजम्पशन हम लेकर चल रहे हैं कि व्हेन द टैक्सेस नीड टू बी पेड बाय द कंपनी, अगर कंपनी ने टैक्सेस की पेमेंट करनी है तो उस केस में क्या कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीज़न कंपनी की वैल्यू पर और कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस पर इम्पैक्ट डालेगा। तो जी हाँ, वो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब कंपनी को टैक्स पे करने होंगे तो कंपनी जिस
इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी हमारे डेट होल्डर्स को, वो कंपनी को एज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस मिल जाएगा। मतलब कंपनी के जितने भी प्रॉफिट हैं उसमें से कंपनी इस इंटरेस्ट की पेमेंट को माइनस कर कर बचे हुए प्रॉफिट पर ही टैक्स पे करने के लिए लाइबल होगी। तो इस तरह से जितना ज़्यादा डेट प्रोपोर्शन होगा उतना ज़्यादा कंपनी को एडवांटेज मिलेगा बाय रिड्यूसिंग इट्स प्रॉफिट्स एंड हैविंग एन एडवांटेज ऑन द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। बट ये एडवांटेज उन फर्म को नहीं मिलेगा जो कि कम्प्लीटली इक्विटी कैपिटल पर बेस्ड हैं। सपोज कीजिए दो फर्म्स हैं, ए फर्म एंड बी फर्म। ए फर्म ने सारा पैसा डेट कैपिटल से रेस कर रखा है और बी फर्म ने सारा पैसा इक्विटी कैपिटल से रेस कर रखा है। तो यहाँ पर अगर कंपनी बी टैक्स की पेमेंट करती है और कंपनी ए टैक्स की पेमेंट करती है, जब कंपनी ए टैक्स की पेमेंट करेगी तो वो इस इंटरेस्ट की पेमेंट को माइनस करके जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स की पेमेंट करेगी। बट जब हमारी कंपनी बी होगी जो कि इक्विटी कैपिटल से फंडेड है, उस कंपनी ने डिविडेंड की पेमेंट करी होगी टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स, बट वो डिविडेंड की पेमेंट जो है वो एक टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं है। मतलब कि उसे उतने ही प्रॉफिट पर टैक्स पे करना होगा। ठीक है, तो इसका ऑब्वियस सी बात है, इसको एडवांटेज नहीं मिलेगा बी फर्म को और ए फर्म को एडवांटेज मिलेगा। दिस अप्रोच एग्री दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्लाइन विद द इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फर्म। कि अगर डेट का प्रोपोर्शन बढ़ेगा तो कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होगी और वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी। और रीज़न क्या है कि इंटरेस्ट ऑन डेट इज़ अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। हैंस द वैल्यू ऑफ ऑल डेट लिवरेज फर्म वुड एक्सीड दैट ऑफ एन ऑल इक्विटी और unleveraged firm by an amount equal to the levered firm's debt multiplied by the tax rate। सीधी सी भाषा में ये कह रहे हैं कि जो एक लिवरेज्ड फर्म की वैल्यू है वो एक अनलिवरेज्ड फर्म की वैल्यू से ज़्यादा होगी। और कितनी अमाउंट से ज़्यादा होगी? बाय द अमाउंट ऑफ द टैक्स ऑन द लिवरेज्ड फर्म डेट। वैल्यू ऑफ द लिवरेड फर्म, वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म, D means amount of debt and here we have tax rate. So ये था हमारा second assumption. This is really simple to understand. कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा हमारा टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है, कौन सा हमारा टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं होता, इक्विटी शेयर होल्डर्स को किस फॉर्म में पेमेंट की जाती है और डेट होल्डर्स को किस फॉर्म में पेमेंट की जाती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होती है कि कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा होती है, कौन सा ज़्यादा रिस्की सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग है तो उसके बाद इन अप्रोचेस को समझना बहुत ही इजी हो जाता है। और मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको उन सभी बेसिक चीज़ों के बारे में समझाने की अच्छे से कोशिश करूं। आई होप आपको समझ भी आया होगा। इन केस आपको नहीं आया तो आई विल सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग से इस चैप्टर की सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि मैंने हर कंसेप्ट को क्लियर किया है। दिस इज़ द लास्ट अप्रोच, इनफैक्ट द लास्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस चैप्टर, दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो वीडियो के साथ हमने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इन केस आपको कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर डाउट्स एंड थैंक यू so much for watching this video. Bye bye.